हेलो दोस्तों, परीक्षा मंथन के ऑनलाइन एकेडमी परिवार में मैं प्रशांत राय आप सबका स्वागत करता हूं और आप सब देख रहे हैं निबंध की पाठशाला। आज का जो हमारा निबंध है वह आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अगर हम बात करें संघ लोक सेवा आयोग की, इसके साथ साथ विभिन्न राज्य लोक सेवा आयोग की अगर हम बात करें तो उसके निबंध के पेपर में तथा साथ ही साथ जीएस में भी, क्योंकि यह जो आज का निबंध है आपका यह समसामयिक मुद्दे से संबंधित है, अतः आपके जीएस के पेपर के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है। अगर यहाँ से अगर निबंध पूछा जाता है या फिर जीएस में इस पर लिखने के लिए अगर आपसे कहा जाता है तो अगर आप यह निबंध देखे हैं तो आप एक अच्छा अंक ला सकते हैं इसे लिख करके। तो दोस्तों आप देख सकते हैं आज का हमारा जो शीर्षक है निबंध का वह है भारत में मेडिकल टूरिज्म का बढ़ता दायरा। अक्सर पर्यटन विभाग पर तो हम बात करते हैं, पर्यटन के बारे में बात करते हैं, लेकिन मेडिकल टूरिज्म क्या है? यह एक नया, ध्यान दीजिएगा, यह नया कॉन्सेप्ट नहीं है, यह पुराना कॉन्सेप्ट है। लेकिन कोरोना के बाद पुनः में भारत में मेडिकल टूरिज्म में एक तीव्रता देखी गई है और इसी तीव्रता के वजह से या इसी तीव्रता के कारण यह निबंध हमारे लिए, आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों हम बात करें तो मेडिकल टूरिज्म से सामान्य अर्थ है कि मेडिकल का यह चिकित्सा से संबंधित टूर होगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम भगवान बुद्ध के शब्द को अगर देखें इस संबंध में, स्वास्थ्य को लेकर मेडिकल शब्द ही बताता है कि वह हमारे स्वास्थ्य से संबंधित है। तो हर व्यक्ति अपना स्वास्थ्य खुद ही बनाता है। स्वस्थ शरीर ही हमारे लिए सबसे बड़ा उपहार है, स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी संपत्ति है, महात्मा बुद्ध। और दोस्तों जब हम देख रहे हैं कि हम अपना स्वास्थ्य खुद बनाते हैं और स्वस्थ शरीर ही हमारे लिए सबसे बड़ा उपहार है ईश्वर का दिया हुआ, और स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी संपत्ति है, तो दोस्तों इस दृष्टि से भी आज का जो हमारा यह निबंध है भारत में मेडिकल टूरिज्म का बढ़ता दायरा, यह महत्वपूर्ण हो जाता है। तो हम सबसे पहले इस निबंध की भूमिका में ध्यान दीजिएगा, मेडिकल टूरिज्म की परिभाषा को देखते हैं कि आखिर मेडिकल टूरिज्म है क्या, क्योंकि आप देखते हैं कि बहुत सारे लोगों के लिए यह एक नया शब्द हो सकता है। तो दोस्तों जब लोग अपनी चिकित्सा या उपचार के लिए अपने देश से बाहर किसी अन्य देश की यात्रा करते हैं तो यह चिकित्सा पर्यटन अथवा मेडिकल टूरिज्म यानी मेडिकल चिकित्सा पर्यटन यानी मेडिकल टूरिज्म कहलाता है। इसका सामान्य अर्थ हुआ कि अगर कोई व्यक्ति, ध्यान दीजिएगा, चिकित्सा के लिए अथवा उपचार के लिए अगर किसी भी देश में अगर वह यात्रा करके जाता है तो उसे हम क्या कहेंगे? चिकित्सा पर्यटन या मेडिकल टूरिज्म के नाम से उसे हम जानेंगे। जैसे अगर अमेरिका का कोई व्यक्ति अगर भारत अगर चिकित्सा कराने आता है, या फ्रांस का कोई व्यक्ति अगर भारत, सिंगापुर वगैरह देशों में अगर उपचार कराने के लिए आ रहा है, तो दोस्तों अगर उपचार के उद्देश्य से आ रहा है तो उसे हम चिकित्सा पर्यटन कहेंगे या मेडिकल टूरिज्म कहेंगे। दोस्तों एक बात यह भी ध्यान दीजिए, जब उपचार के उद्देश्य से वह जाता है तो स्वस्थ होने के बाद किसी भी व्यक्ति की इच्छा होती है अगर दूसरे देश में गया है तो वहाँ की जगह को घूमने की, देखने की। तो दोस्तों इसमें यह टूरिज्म शब्द इसीलिए जोड़ा गया है कि उस व्यक्ति को यहाँ के क्षेत्र, स्थान विशेष को, इस देश को जानने का अवसर भी उपलब्ध कराया जाए ताकि इस देश को वह जान सके, समझ सके। आगे मेडिकल टूरिज्म को मेडिकल ट्रैवल भी कहते हैं, अर्थात चिकित्सा पर्यटन जो है इसे चिकित्सा यात्रा भी कहते हैं, जिसमें टूरिज्म इंडस्ट्री और मेडिकल केयर के सहयोग से विदेशी लोगों को कम खर्च पर मेडिकल की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। दोस्तों आप जानते हैं अगर कोई विदेश में अगर जा रहा है, दूसरे देश में अगर चिकित्सा के लिए अगर जा रहा है, स्वास्थ्य उपचार के लिए जा रहा है, तो दोस्तों सीधा सा अर्थ होगा या तो उसके देश में वह उपचार उपलब्ध नहीं है, या फिर अगर उपलब्ध है तो फिर ध्यान दीजिएगा खर्च बहुत अधिक है। तीसरा कारण यह भी हो सकता है कि अगर उपलब्ध है तो उस पर कुछ ऐसे कानूनी प्रावधान हैं जो उस देश में संपन्न नहीं किए जा सकते हैं। तो इस तरह से भी लोग दूसरे देशों की यात्रा करते हैं।
साथ ही उस क्षेत्र या देश को जानने समझने का अवसर भी दिया जाता है और ऐसे में उस व्यक्ति को उस क्षेत्र के बारे में जहां वह चिकित्सा कराने गया हुआ है या फिर उस देश के बारे में जानने और समझने का अवसर दिया जाता है, अवसर उपलब्ध कराया जाता है। उन्हें अपने घर जैसा एहसास कराया जाता है। जो भी आते हैं लोग बाहर से, उन्हें अगर चिकित्सा पर्यटन के अंतर्गत आ रहे हैं तो उन्हें अपने घर के जैसा एहसास कराया जाता है, ताकि उन्हें यह न लगे कि यह कहीं दूर गए हैं या किसी ऐसे अपरिचित जगह पर गए हैं। जिससे आप अगर कोई रोगी है और उसका परिचित, ध्यान दीजिएगा, विदेश जा रहा है तो उसका परिचित कोई नहीं होता है, अगर उसे अपने जैसा, अपनेपन जैसा अगर उसे व्यवहार न किया जाए, अपनेपन का एहसास न कराया जाए, तो लौटने के बाद दोबारा न किसी को भेजना चाहेगा, न दोबारा वह खुद आना चाहेगा। यही कारण है कि उन्हें अपने घर जैसा एहसास दिलाया जाता है, उन्हें अपनेपन के एहसास में बांधा जाता है। पिछले कुछ वर्षों से भारत में मेडिकल टूरिज्म का दायरा बढ़ा है और अगर हम देखें तो पिछले कुछ वर्षों में, बात ध्यान से सुनिएगा, अगर हम बात करें तो सामान्यतः 2002 के बाद से मेडिकल टूरिज्म का भारत में दायरा धीरे धीरे विकसित हुआ है। सस्ते और उच्च मेडिकल गुणवत्ता के कारण विश्व भर से लोग यहाँ चिकित्सा करवाने आ रहे हैं। पहला वर्ड है सस्ता और दूसरा वर्ड है उच्च मेडिकल गुणवत्ता। ये दोनों अगर चीजें अगर कहीं उपलब्ध हैं तो कोई कहीं जा सकता है। अगर उच्च गुणवत्ता है लेकिन वह महंगा है तो सारे लोग उसमें सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। अगर सस्ता है लेकिन मेडिकल की गुणवत्ता नहीं है, तभी लोग स्वास्थ्य को जोखिम में नहीं डालेंगे और चिकित्सा नहीं कराएंगे। तो दोनों चीज होना चाहिए दोस्तों, सस्ता भी होना चाहिए और उच्च मेडिकल गुणवत्ता भी होना चाहिए। अगर ये चीजें उपलब्ध हैं तो लोग वहां चिकित्सा कराने अवश्य आएंगे। आगे हम बात करें तो कुछ दशकों, ध्यान दीजिएगा, कुछ दशकों पहले प्रायः विकासशील देशों के लोग विकसित देशों के प्रमुख चिकित्सा केंद्रों में अपने देश में अनुपलब्ध चिकित्सा उपचारों के लिए चिकित्सा पर्यटन करते थे। यहाँ यह कहा गया है कि कुछ दशक पहले विकासशील देशों के जो लोग थे, जो अभिजात्य वर्गीय या जो उच्च वर्ग के जो लोग थे, जिनके पास धन वगैरह संसाधन जिनके पास थे, वे लोग विकसित देशों में वहां के प्रमुख चिकित्सा केंद्रों में चिकित्सा कराने जाते थे और कराने जाने का प्रमुख कारण था कि अपने देश में अनुपलब्ध चिकित्सा उपचार, क्योंकि अपने देश में उस स्तर का या उस गुणवत्ता का जो चिकित्सा उपचार था वह अनुपलब्ध था, यानी उपलब्ध नहीं था। और यही कारण है कि विकासशील देश के लोग विकसित देशों की तरफ चिकित्सा पर्यटन करते थे कुछ दशक पूर्व। किंतु इधर के कुछ वर्षों में विकसित देशों के नागरिक सस्ते लेकिन गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा के लिए भारत जैसे विकासशील देशों की यात्रा करने लगे हैं। लेकिन इधर जब हम देखते हैं तो कुछ वर्षों में यह चीज उलट गया है और हम देखेंगे कि विकसित देशों के जो लोग हैं वह सस्ती लेकिन गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा के लिए भारत जैसे विकासशील देशों में यात्रा करने लगे हैं, यानी चिकित्सा पर्यटन के लिए आने लगे हैं। वर्तमान में चिकित्सा पर्यटन की एक नवीन और सबसे अधिक विकसित होती शाखा मानी जा रही है। ध्यान दीजिएगा, आधुनिक दृष्टि से अगर हम देखें तो चिकित्सा पर्यटन एक नवीन और विकसित होती शाखा है। लेकिन अगर हम इसके इतिहास पर जाएं, ध्यान दीजिएगा, जैसे कि मैंने पहले ही कहा है कि चिकित्सा पर्यटन कोई आधुनिक अवधारणा नहीं है, यह एक प्राचीन अवधारणा है। लेकिन अगर हम आधुनिक संदर्भ में देखें तो यह पर्यटन उद्योग की भांति एक नवीन और विकसित हो रही शाखा मानी जा सकती है। अब हम इसके इतिहास पर जाएं तो देखेंगे कि चिकित्सा पर्यटन एक अवधारणा है। यहाँ देख रहे हैं कि चिकित्सा पर्यटन क्या है, एक अवधारणा है, एक प्रक्रिया है जो हजारों वर्ष पहले प्राचीन ग्रीसवासियों और बाद में यूरोपियों द्वारा तथा वर्तमान में ग्लोबलाइजेशन के कारण विकसित हुआ है। हम देख रहे हैं कि इसके विकास में प्राचीन ग्रीसवासियों का योगदान है। उनके साथ बाद के वर्षों में हम देखें अगर मध्यकाल में तो यूरोपीय लोगों का विश्व में व्यापार था, विश्व के अधिकांश देशों पर उनका एक तरह से कहें तो आधिपत्य था। और इस तरह से मध्यकाल में हम देखें तो यूरोप वासियों द्वारा या यूरोपीय लोगों के द्वारा, और वर्तमान में देखें तो ग्लोबलाइजेशन के बढ़ते प्रभाव के कारण वर्तमान में जो चिकित्सा पर्यटन है वह विकसित हुआ है।
और ध्यान दीजिए, जो विकासशील देश हैं वो ग्लोबलाइजेशन के बढ़ते प्रभाव के कारण ही सस्ता तथा उच्च गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा उपलब्ध कराने में सक्षम हैं। ग्लोबलाइजेशन के कारण ही, ध्यान दीजिएगा। भारत ने चिकित्सा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 2002 के अंत में प्रयास करने शुरू किए। भारत सरकार ने, अगर हम बात करें तो चिकित्सा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 2002 के अंत में प्रयास करना शुरू किया। इससे पहले भारत सरकार का ध्यान इस ओर लगभग नहीं गया था। जब ध्यान कब गया? जब मैकिन्से CII ने इस क्षेत्र की अपार संभावनाओं का अध्ययन किया। मैकिन्से CII ने यह अध्ययन किया कि भारत में मेडिकल पर्यटन, अगर हम कहें चिकित्सा पर्यटन की, मेडिकल टूरिज्म की अपार संभावनाएं हैं। और जब उसका यह रिपोर्ट प्रकाशित हुआ तब भारत सरकार का ध्यान उस ओर गया कि इसे विकसित किए जाने की आवश्यकता है। उसी वर्ष पर्यटन मंत्रालय ने वैश्विक स्तर पर भारतीय पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अतुल्य भारत का शुभारंभ किया था। और उसी वर्ष यानी 2002 के अंत में ही भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा वैश्विक स्तर पर भारतीय पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए अतुल्य भारत मिशन का शुभारंभ भी किया गया, जो चिकित्सा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भी था। आगे हम बात करें तो वाणिज्य मंत्रालय के 2016 की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत शीर्ष 6 चिकित्सा मूल्य पर्यटन यानी चिकित्सा के पर्यटन के लिए, सस्ते चिकित्सा के पर्यटन के लिए गंतव्यों में से एक है, जिसमें थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, ताइवान और मैक्सिको शामिल हैं। 2016 में भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ने, वाणिज्य मंत्रालय ने एक रिपोर्ट प्रकाशित किया और यह बताया था कि जो भारत विश्व के शीर्ष 6 देशों में शामिल है जहां सस्ते चिकित्सीय प्रणाली उपलब्ध है, जिसमें थाईलैंड शामिल था, सिंगापुर है, मलेशिया है, ताइवान है और मैक्सिको है। चूंकि संपन्न देशों में चिकित्सीय सुविधाएं महंगी है, कारण क्या है कि जो संपन्न देश हैं वहां पर जो चिकित्सीय सुविधाएं हैं वे महंगी हैं। इसीलिए यूरोपीय एवं खाड़ी देशों से पर्यटक बड़ी संख्या में ऐसे देशों में चिकित्सा कराने आने लगे हैं जहां चिकित्सीय सुविधाएं अपेक्षाकृत सस्ती हैं। हम बात करें तो यूरोपीय देश और खाड़ी के देश, जिसमें हम बात करें तो अरबिक कंट्री के वे देश आएंगे, जिसमें UAE आपका है, बहरीन है, कतर है, कुवैत है, सऊदी अरब है, बात करें तो ईरान है, इराक है। ये सारे जो देश हैं, इन देशों के लोग, क्योंकि यह तेल की वजह से काफी संपन्न हो गए हैं और ये सारे देश, ध्यान दीजिएगा, अन्य जो कम संपन्न देश हैं, जो विकासशील देश हैं, वहां अपेक्षाकृत सस्ती चिकित्सीय सुविधाओं के लिए चिकित्सा पर्यटन करने लगे हैं, यानी मेडिकल टूरिज्म की ओर आने लगे हैं। फलस्वरूप मेडिकल टूरिज्म के क्षेत्र में प्रतियोगिता तेजी से बढ़ी है और यही कारण है कि यूरोपीय और खाड़ी देशों के चिकित्सा पर्यटन करने के कारण इस क्षेत्र में तेजी से प्रतिस्पर्धा बढ़ी है। और यह प्रतिस्पर्धा किनके बीच बढ़ी है? जहां, ध्यान दीजिएगा, सस्ती तथा गुणवत्तापूर्ण मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध हैं। और अगर हम इनमें देखें तो सर्वाधिक जो देश हैं वह दक्षिण एशिया तथा दक्षिण पूर्व एशिया के हैं। आगे हम देखें तो एशियाई देशों में अगर स्वास्थ्य पर्यटन की बात की जाए तो भारत को पसंदीदा देश माना जाता है। अगर एशियाई देशों में अगर हम बात करते हैं स्वास्थ्य पर्यटन की दृष्टि से या मेडिकल टूरिज्म की दृष्टि से, तो भारत को एक पसंदीदा देश माना जाता है। इसके पीछे कुछ कारण भी हैं। हालांकि थाईलैंड, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, चीन और जापान जैसे देश भी अब ऐसे पर्यटकों को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो सारे देश हैं, थाईलैंड, मलेशिया, फिलीपींस, जापान,
चीन, सिंगापुर, ये देश भी अब पर्यटकों को लुभाने के लिए अपने यहाँ अब वैश्विक स्तर पर एक कोशिश कर रहे हैं। लेकिन भारत में इलाज सस्ता और आधुनिकतम है। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि इन सारे देशों की अपेक्षा भारत में जो इलाज है वो सस्ता है। अगर हम बात करें तो थाईलैंड में इलाज में जितना रुपया अगर लगता है उसके 50% हिस्से में भारत में इलाज हो जाता है। अगर हम सिंगापुर बात करें तो जितना पैसा लगता है उसके लगभग 30 या 40% हिस्से में बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं कि भारत में इलाज हो जाता है। अगर वहां 100 रुपये लग रहा है तो यहाँ 30 रुपये में। और यही कारण है कि भारत पसंदीदा देशों में से एक है। यहाँ चिकित्सा तकनीकों और उपकरणों की उपलब्धता के साथ ही विदेशियों को भाषा संबंधी समस्या नहीं होती है। भारत में एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि भाषा संप्रेषण का माध्यम है और भाषा एक दूसरे से जोड़ने का कार्य करती है। और भारत में हम देखें तो विदेशी नागरिकों के लिए भारत में अंग्रेजी बोलने वालों की संख्या सर्वाधिक है। हम अगर मेडिकल क्षेत्र में जाते हैं तो हम देखते हैं कि जितने भारत के लगभग डॉक्टर हैं वो अंग्रेजीदां हैं, यानी अंग्रेजी में ही पढ़े लिखे हैं। अतः उन्हें विदेशियों से कम्युनिकेशन करने में दिक्कत नहीं होती है। और यह भी एक कारण है कि विदेशी पर्यटक भारत की तरफ खींचे चले आते हैं। यहाँ सामान्य रूप से अंग्रेजी भाषा जानने समझने वाले लोग मिल जाते हैं। और इस तरह से भारत में एक भाषा ही एक फैक्टर है जिसके कारण विदेशी जो चिकित्सीय पर्यटक हैं, मेडिकल टूरिज्म का जो दायरा है भारत में वो निरंतर दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। भारत में तीव्र गति से विकसित हो रही चिकित्सीय सुविधाओं के कारण मेडिकल टूरिज्म के प्रति लोगों का रुझान बढ़ा है। अगर हम बात करें तो भारत में तीव्र गति से विकसित हो रही मेडिकल सुविधाओं के कारण भी मेडिकल टूरिज्म के प्रति लोगों का यानी विश्व के लोगों का रुझान बढ़ा है। आज न केवल निजी हेल्थ केयर सेंटर बल्कि सरकार भी देश में मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देने का प्रयास कर रही है। यह महत्वपूर्ण है कि जो केवल निजी के हेल्थ केयर जो सेंटर है केवल यही उसके लिए प्रयासरत नहीं है, बल्कि सरकार भी अपने देश में मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए कई सारे प्रयास कर रही है। यही वजह है कि इस क्षेत्र में पेशेवरों की मांग धीरे धीरे बढ़ रही है। और यही कारण है कि अगर हम बात करें तो मेडिकल क्षेत्र में पेशेवर डॉक्टरों की, नर्सों की मांग निरंतर बढ़ती चली जा रही है। इस तरह देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देने और जॉब क्रिएशन में इंडियन हेल्थ केयर इंडस्ट्री का बहुत बड़ा रोल माना जा रहा है। और इस तरह से हम बात करें दोस्तों तो भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूती देने में तथा जॉब उत्पन्न करने में भी इस क्षेत्र का यानी मेडिकल हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज का महत्वपूर्ण योगदान है। आगे हम बात करें तो बड़े नेटवर्क वाले अस्पतालों की आय में मेडिकल टूरिज्म की हिस्सेदारी लगभग 10% है। यहाँ एक आंकड़ा दिया गया है कि जो बड़े नेटवर्क वाले जो अस्पताल हैं जिनकी साख लगभग विश्व स्तर पर है, उनकी जितनी आय है उनके संपूर्ण आय में 10% जो हिस्सेदारी है वह मेडिकल टूरिज्म की है। और इस तरह से हम देख रहे हैं कि मेडिकल टूरिज्म की हिस्सेदारी भारतीय आय में कितनी बड़ी है। कोविड-19 महामारी के दौरान इसमें गिरावट दर्ज की गई थी, किंतु वर्तमान वैश्विक व्यवस्था में इसमें तेजी से वृद्धि की संभावना है। जैसा कि हाल ही में यह संभावना व्यक्त की गई है कि मेडिकल टूरिज्म के क्षेत्र में भारत अब बहुत तेजी से यानी कोविड के बाद उभरते हुए विश्व में बहुत तेजी से भारत ग्रोथ कर सकता है मेडिकल टूरिज्म के क्षेत्र में। और देखा भी गया है कि कोविड-19 महामारी के दौरान लॉकडाउन होने के कारण जो मेडिकल टूरिज्म का जो क्षेत्र था यह एक तरह से ठप पड़ गया था, रुक सा गया था। लेकिन जब हम लॉकडाउन से बाहर निकल चुके हैं, एक तरह से कहें तो दुनिया जब उससे बाहर निकल गई है तो मेडिकल टूरिज्म के क्षेत्र में तेजी से भारत के विकसित होने की या वृद्धि करने की संभावना व्यक्त की जा रही है। अल्बर्ट आइंस्टीन के शब्दों में कहें तो अच्छे स्वास्थ्य के बिना जीवन नहीं होता है। कारण यह है कि अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा है कि एक अच्छे स्वास्थ्य के बिना यह जो जीवन है वह जीवन नहीं होता है। आखिर वह होता क्या है? अच्छे स्वास्थ्य के बिना बीमारियों, दुखों और आलस्य की अवस्था बनी रहती है। अगर अच्छा स्वास्थ्य नहीं है
तो यानी जो शरीर है वह बीमारियों से घिरा रहता है, व्यक्ति हमेशा दुखी रहता है और उसके अंदर एक आलस्य की अवस्था बनी रहती है। और यही कारण है कि इन सब से बचने के लिए मेडिकल टूरिज्म जो है वह तेजी से ग्रोथ करता हुआ सेक्टर दिखाई दे रहा है। भारत में तकनीकी रूप से उन्नत अस्पताल, विशेषज्ञ डॉक्टर, ई मेडिकल वीजा तथा तत्काल सेवा तक पहुंच जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। अगर हम भारत में बात करें कि विदेशी क्यों आते हैं मेडिकल के लिए, चिकित्सा के लिए, तो दोस्तों हम बात करें तो विदेशों में चिकित्सा के लिए पहले से तत्काल सेवा नहीं मिल पाती है, तो उन्हें पहले से लाइन लगाना पड़ता है। जैसे अपने यहाँ भी कई बार ऐसा होता है कि एक हफ्ते पहले लाइन लगाना होता है तब नंबर आता है, लेकिन विदेशों में हम देखें तो यह एक लंबा, अगर तत्काल सेवा न मिलकर इनके बीच एक लंबा अंतराल होता है डेट लेने और चिकित्सा कराने के बीच में। तो दोस्तों भारत में क्या होता है कि उन्हें उन्नत अस्पताल मिल जाते हैं, उसके विशेषज्ञ डॉक्टर मिल जाते हैं, ई मेडिकल वीजा का प्रावधान है तो ई मेडिकल वीजा भी आसानी से उपलब्ध हो जाता है और उन्हें तत्काल सेवा भी मिल जाती है। इन सुविधाओं के कारण भारत में यह जो सेक्टर है वह तेजी से ग्रोथ कर रहा है। भारत में बोन मैरो प्रत्यारोपण, बाईपास सर्जरी, घुटने की सर्जरी, लीवर प्रत्यारोपण जैसी सर्जरी पर पश्चिमी देशों के मुकाबले यानी यूरोपीय और अमेरिकी देशों के मुकाबले लगभग 30% कम खर्च आता है। यानी आप वहां 100 रुपए खर्च कर रहे हैं तो यहाँ भारत में वह 70 रुपए में हो सकता है। तो इस तरह दोस्तों यही कारण है कि जो ये विकसित देश के लोग हैं, जो संपन्न देश के लोग हैं, भारत जैसे विकासशील देशों में चिकित्सा पर्यटन के लिए आकर्षित हो रहे हैं। अगर हम बात करें तो दक्षिण पूर्व एशिया से भी सस्ता है और यह जो भारत का खर्च है यह दक्षिण पूर्व एशियाई देशों से भी सस्ता है। भारत में बांझपन के उपचार की लागत विकसित राष्ट्रों की तुलना में लगभग 1/4 है। अगर हम बांझपन की बात करें तो भारत में जो लागत है यह विकसित देशों की अपेक्षा 1/4 है, यानी उसके 25% है। इस तरह से आधुनिक प्रजनन तकनीकों जैसे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, IVF और असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी ART सेवाओं ने भारत को बांझपन के उपचार के लिए पहली पसंद बना दिया है। और यही कारण है कि 1/4 लागत होने के कारण विश्व के लोग अक्सर यहाँ सेरेगेसी के लोग के लिए भी जो पश्चिमी देश के लोग हैं भारत आते हैं। और इस तरह से हम देख रहे हैं कि भारत में पर्यटन, चिकित्सा पर्यटन विस्तार पा रहा है या विकसित हो रहा है। चिकित्सा पर्यटन के विकसित होने से भारत सरकार बहुमूल्य विदेशी मुद्रा अर्जित कर अपना व्यापार घाटा संतुलित कर रही है। हम अगर इसके लाभ को देखें तो इससे जो भारत सरकार है वह विदेशी मुद्रा अर्जित करके अपने व्यापार घाटा को संतुलित कर सकती है। इससे नए रोजगार का सृजन होगा। अगर विदेशी पर्यटक भारत आते हैं तो दोस्तों इससे भारत में नए रोजगार मिलेंगे, साथ ही स्थानीय व्यापारियों एवं लोगों की आय में वृद्धि होगी। वो आएंगे तो यहाँ रुकेंगे तो यहाँ के व्यापारियों को लाभ होगा, यहाँ के लोगों की आय में वृद्धि होगी, वे कुछ खाएंगे पिएंगे, यहाँ से कुछ वस्तु भी अपने यहाँ लेकर जाएंगे और इस तरह से यह आय की वृद्धि, लोगों की आय की वृद्धि और रोजगार के साथ साथ भारत सरकार को विदेशी मुद्रा का अर्जन होगा। साथ ही इस प्रक्रिया में पुरानी चिकित्सा पद्धतियों जैसे आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, होम्योपैथी, यूनानी, तिब्बती चिकित्सा आदि के रूप में एक समग्र चिकित्सा पद्धति के पुनः स्थापित होने की संभावना बढ़ेगी। और इस तरह से दोस्तों अगर भारत में अगर यह चिकित्सा पर्यटन विकसित होता है तो जो प्राचीन चिकित्सा पद्धतियां हैं उनके भी पुनः स्थापित होने की संभावना को बल मिलेगा और वह पुनः स्थापित हो सकती हैं, क्योंकि जिंदगी में स्वास्थ्य ही धन है, बाकी सब मोह माया भ्रम है। क्योंकि जो स्वास्थ्य है यही सारा धन है। बाकी जो चीजें हम देख रहे हैं, हमारे पास सारे या आपके पास सारे संसाधन मौजूद हो लेकिन आपका स्वास्थ्य सही नहीं हो, खाने की एक से एक आइटम आपके सामने रखे हो और आपका स्वास्थ्य सही नहीं हो, यानी वह कुछ भी आपके लायक नहीं रहेगा, कुछ भी आपको रुचिकर नहीं लगेगा। यानी स्वास्थ्य ही अगर हम देखें तो हमारे लिए सब कुछ है। आगे इन सब के बावजूद, इतना होने के बावजूद भारत में मेडिकल टूरिज्म के क्षेत्र में सार्वजनिक स्वच्छता मानकों या संक्रामक रोगों के प्रसार को लेकर विकसित देशों में नकारात्मक धारणाएं हैं।
जो चिकित्सा पर्यटन को प्रभावित कर रही हैं। विकसित देशों में एक धारणा है कि जो भारतीय लोग होते हैं गंदे होते हैं। अक्सर देखिए तो अब तो थोड़ा बहुत सुधार हुआ है, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग हैं कि अगर कुछ खाएंगे, जो हाथ में छिलका वगैरह अगर बचता है तो सड़क पे फेंक देते हैं। वो जहमत नहीं उठाते हैं या यह नहीं कोशिश करते हैं कि इन्हें उचित जगह या डस्टबिन में डाला जाए। और यही कारण है कि विदेशी या पश्चिमी देशों में अगर देखा जाए तो भारत के सार्वजनिक स्वच्छता मानकों को लेकर एक भ्रम की स्थिति है और वे सोचते हैं कि भारत में स्वच्छता का उतना ख्याल नहीं रखा जाता है। तो दोस्तों ये जो धारणाएं हैं यह भारत में चिकित्सा पर्यटन को प्रभावित कर रही हैं। अस्पतालों में समान मूल्य निर्धारण नीति तथा चिकित्सा पर्यटन क्षेत्र में बीमा पॉलिसी का अभाव है। अगर हम देखें तो एक ही बीमारी के लिए अलग अलग अस्पतालों में, हॉस्पिटलों में अलग अलग आपको मूल्य दिखाई देंगे, यानी एक समान मूल्य आपको दिखाई नहीं देगा। डॉक्टरों की फीस की बात करें तो उनकी फीस में भी हमें अंतर दिखाई देता है और यही कारण है कि यह भी एक भ्रम की स्थिति पैदा करता है। तो दोस्तों भारत के अस्पतालों में समान मूल्य निर्धारण की नीति का अभाव है। साथ ही स्वास्थ्य क्षेत्र में बीमा पॉलिसी का अभाव है कि अगर कोई विदेशी पर्यटक भारत में आता है, अगर अप्रत्याशित रूप से अगर उसे कुछ हो जाता है उसके स्वास्थ्य के साथ, तो उसे बीमा नहीं मिल पाता है। तो दोस्तों अगर उन्हें भी बीमा दिया जाए, उन्हें बीमा कवरेज के अंतर्गत रखा जाए तो दोस्तों पर्यटन का विकास हो सकता है भारत में। स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे में निवेश के अभाव के कारण आधारभूत सुविधाओं की कमी के फलस्वरूप चिकित्सा पर्यटन का विकास उतनी तेजी से नहीं हो पाया है जितना कि होना चाहिए। अगर हम बात करें तो भारत का जो चिकित्सा क्षेत्र है इसमें आज भी निवेश की कमी है और उसी कमी के कारण जो आधारभूत जो सेवाएं हैं, जो चिकित्सा जो सेवाएं हैं, उन जो सुविधाएं हैं उनका विकास नहीं हो पाया है और इस कमी के कारण भी जो भारत का चिकित्सा पर्यटन है या टूरिज्म क्षेत्र है वह प्रभावित हो रहा है। ध्यातव्य है कि चिकित्सा के उद्योग के रूप में विकसित होने से चिकित्सा क्षेत्र में निहित सेवा भाव के समाप्त होने की संभावना है। यह एक खतरा और है कि अगर हम चिकित्सा पर्यटन या मेडिकल टूरिज्म को अगर हम बढ़ावा दे रहे हैं तो सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि जो मेडिकल क्षेत्र में या चिकित्सा के क्षेत्र में जो सेवा भाव की जो संकल्पना होती है या जो डॉक्टर को जो भगवान मानने की जो परंपरा है या जो माना जाता है, तो यह सेवा भाव और भगवान की जो ये मानसिकता है यह समाप्त होने की संभावना है। क्योंकि जैसे जैसे अगर यह उद्योग के रूप में अगर यह विकसित होगा तो इसमें लाभ देखा जाएगा और जब लाभ देखा जाएगा तो यहाँ सेवा भावना जो है वह गौण हो जाएगा और लाभ मुख्य हो जाएगा और इस तरह से सेवा भाव के समाप्त होने की एक संभावना है जो कि एक प्रमुख खतरा है। मानव अंगों की तस्करी इस उद्योग का एक और स्याह पक्ष है। अगर हम देखें तो उद्योग रूप में विकसित होने से यह भी बहुत हद तक संभावना है कि मानव अंगों की तस्करी की जाने लगे और वैसे भी अभी उद्योग के रूप में विकसित नहीं हुआ है। तब भी हम देखते हैं या अक्सर समाचारों में आता रहता है कि मानव अंगों की तस्करी में फला हॉस्पिटल सील हो गया या फला डॉक्टर गिरफ्तार किए गए और इस तरह से हम देख रहे हैं कि अगर यह उद्योग के रूप में विकसित हो रहा है तो मानव तस्करी बड़े व्यापक पैमाने पर की जाने लगेंगी। मानव अंगों की तस्करी विकसित देशों में मानव अंग आसानी से उपलब्ध नहीं है। कारण यह है कि जो विकसित देश हैं वहां जो मानव अंग है वहां आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाते हैं, जबकि भारत जैसे गरीब देशों में पैसों के लालच में अथवा ताकत के प्रभाव का प्रयोग कर गरीबों के उत्पीड़न की आशंका सदैव बनी रहती है और इस तरह से गरीबों के अंगों की तस्करी की जा सकती है। इतना ही नहीं, चिकित्सा पर्यटकों की बेहतर क्रय क्षमता सरकारी अस्पतालों से बेहतर डॉक्टरों को दूर कर देगी। अगर मेडिकल क्षेत्र एक उद्योग की तरह विकसित हो रहा है, अगर मेडिकल टूरिज्म को अगर बढ़ावा दिया जा रहा है तो एक समस्या यह भी है कि चिकित्सा पर्यटकों की जो क्रय क्षमता होती है वह बेहतर होती है। कारण है कि वह संपन्न देशों से आते हैं और इस तरह से अधिक पैसे की लालच में जो सरकारी डॉक्टर हैं यह सार्वजनिक सेवा से दूर होकर के निजी अस्पतालों की तरफ ये अग्रसर हो जाएंगे और इससे जो आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग है भारत का वह बेहतर चिकित्सीय सुविधा से वंचित हो सकता है।
पर्यटन का यह क्षेत्र निजी अस्पतालों को बढ़ावा देगा और इस तरह से जो यह पर्यटन का जो क्षेत्र है यह निजी अस्पतालों को बढ़ावा देगा। इससे आने वाले समय में चिकित्सा के क्षेत्र में पहले से ही मौजूद विसंगतियां और बढ़ जाएंगी और इस तरह से हम देख रहे हैं कि अगर ऐसा होता है तो आने वाले समय में चिकित्सा क्षेत्र में जो मौजूद विसंगतियां हैं ये और अत्यधिक बढ़ जाएंगी, यानी इनके बीच का जो खाई है और अधिक गहरा होगा। अतः भारत सरकार को इन सभी विसंगतियों एवं चुनौतियों को ध्यान में रखकर नीति के निर्माण एवं उसके कार्यान्वयन की आवश्यकता है। अतः भारत सरकार को इस क्षेत्र में आगे बढ़ने से पहले इन सारी विसंगतियों और चुनौतियों को ध्यान में रख करके नीति निर्माण करने की तथा उसे कार्यान्वयन करने की आवश्यकता है। इस क्षेत्र को स्वास्थ्य पर्यटन के रूप में विकसित और प्रोत्साहित करने के लिए मान्यता प्राप्त अस्पतालों की संख्या को बढ़ाया जाए और इसे विकसित करने के लिए और इसे प्रोत्साहित करने के लिए मेडिकल टूरिज्म को जो मान्यता प्राप्त अस्पताल हैं, जो हॉस्पिटल हैं, उनकी संख्या को बढ़ाया जाना चाहिए। अगर नहीं बढ़ाया जा सकता है तो जो गरीब और वंचित लोग हैं वह अच्छी स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित हो जाएंगे। पर्यटन मंत्रालय द्वारा नियमन, प्रत्यायन और विपणन को लेकर वर्तमान परिप्रेक्ष्य में व्यापक नीति का निर्माण किया जाए। जो पर्यटन मंत्रालय है इसके द्वारा भी नियमन, प्रत्यायन और विपणन को लेकर के वर्तमान परिप्रेक्ष्य को देखते हुए, उसकी चुनौतियों और विसंगतियों को देखते हुए व्यापक नीति का निर्माण करना चाहिए। देश के चिकित्सा और स्वास्थ्य क्षेत्र में उपलब्ध संसाधनों के संबंध में डाटा बैंक तैयार किया जाए। देश में जितना चिकित्सा और स्वास्थ्य क्षेत्र में उपलब्ध संसाधन है इन सब का एक डाटा बैंक तैयार किया जाना चाहिए कि किस हॉस्पिटल में कितना चिकित्सा संसाधन उपलब्ध है, कितने डॉक्टर उपलब्ध हैं, कितने नर्स उपलब्ध हैं, इनका एक डाटा बैंक भी तैयार किया जाना चाहिए। इससे संबंधित सूचनाओं का दायरा बढ़ाने के लिए कार्य पद्धति का विकास किया जा सके, जिसके द्वारा दोस्तों अगर कोई भी अप्रत्याशित स्थिति होती है या फिर कार्य प्रणाली अगर बढ़ाया जाना हो या कार्य पद्धति में सुधार किया जाना हो तो इन सारे आंकड़ों को देखते हुए सरकार अपने नीति का निर्माण कर सके या कार्य प्रणाली में सुधार कर सके। वीजा कानूनों में सुधार किया जाए। ई वीजा जो चिकित्सीय क्षेत्र में जो वीजा है यह थोड़ी आसानी से नहीं मिल पाती है, अतः इन्हें आसान करने के लिए इसमें सुधार किए जाने की आवश्यकता है तथा सेवा प्रदाताओं एवं लाभार्थियों के बीच संपर्क को बढ़ावा दिया जाए और जो सेवा प्रदान करने वाली जो हॉस्पिटल जो चैनल्स हैं, जो बड़े बड़े हॉस्पिटल की श्रृंखलाएं हैं उनके बीच और विदेशी चिकित्सा पर्यटकों के बीच संपर्क को बढ़ावा दिए जाने की आवश्यकता है। अब हम बात करें तो अंत में निष्कर्ष के रूप में हम यह कह सकते हैं, निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि चिकित्सा पर्यटन विदेशी मुद्रा के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की प्रतिष्ठा का एक महत्वपूर्ण स्रोत है और इस तरह से अगर हम बात करें तो संपूर्ण रूप से सार रूप से हम यह बात कर सकते हैं कि भारत का जो चिकित्सा पर्यटन उद्योग जो विकसित हो रहा है यह विदेशी मुद्रा अर्जन करने के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की प्रतिष्ठा का भी एक महत्वपूर्ण स्रोत है, यानी भारत को प्रतिष्ठित कर सकता है। वैक्सीन डिप्लोमेसी आप तो सुने ही होंगे कोरोना काल में, यह भी इससे जोड़कर देखा जा सकता है। विश्व के अन्य विकासशील देशों के तुलना में भारत अपनी चिकित्सीय क्षमताओं एवं संभावनाओं के कारण मेडिकल टूरिज्म का ग्लोबल हब बनने की ओर अग्रसर है। आज भारत की यह स्थिति है कि भारत अपनी चिकित्सीय क्षमताओं और संभावनाओं के कारण मेडिकल टूरिज्म के क्षेत्र में भारत ग्लोबल हब बनने की ओर अग्रसर है। सच ही कहा गया है, जो स्वस्थ नहीं है वह बीमार है, अर्थात जो व्यक्ति स्वस्थ नहीं है, निरोगी नहीं है, वही व्यक्ति क्या है, बीमार है। उसकी हर जीत सिर्फ हार है और उसकी अगर कोई जीत भी होती है तो वह मन से नहीं हो पाती है, वह उसमें इन्वॉल्व होकर खुशी से इन्वॉल्व नहीं हो पाता है और यही कारण है कि उसकी हर जीत हार की तरह उसे दिखाई देती है। तो दोस्तों इस तरह से आज का जो हमारा यह निबंध का टॉपिक रहा, भारत में मेडिकल टूरिज्म का बढ़ता दायरा, यह संपूर्ण होता है। फिर हम अगले एपिसोड में निबंध की पाठशाला में आपसे मिलेंगे और इसी के साथ यह निबंध देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।